नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। कमिश्नर डीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे साथ में, और काम में लापरवाही की शिकायत पर नाराज भी हुए मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है, 1.5 महीने में सब कुछ अगर सही नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर के दौरे पर गए हुए हैं, और इसी बीच लगातार देखा जा रहा है कि वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में वो आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, और इसके साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी अधिकारियों को दे दिया है कि अगर कुछ ही समय में सब कुछ ठीक नहीं होता है तो ऐसे में कार्रवाई भी की जाएगी। तो कमिश्नर डीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे इस वक्त जब वो आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए गोरखपुर, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय का जो मॉडल है उसको भी उन्होंने देखा। तो संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की, कमिश्नर भी साथ में मौजूद रहे, डीएम भी मौजूद रहे, और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी इस दौरान साथ में मौजूद थे। तो ये जो तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निरीक्षण के दौरान की ही तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से नहीं होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण। और ये जो फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आयुष विश्वविद्यालय का एक मॉड्यूल है, जिसके अनुसार आयुष विश्वविद्यालय तैयार होगा। तो सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से रुख करेंगे सुशील कुमार का। सुशील, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहिर है गोरखपुर के दौरे पर हैं और वो आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ जानकारी उनके इस निरीक्षण को लेकर? देखिए, बिल्कुल 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 4-4:15 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचे थे, और सीधे वो भटहट के जो पिपरी गांव है वहां पे पहुंचे थे। चूंकि ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, और ऐसे में यहाँ पे कुछ कमियां मिली थी, और इसकी शिकायत भी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। तो इसका निरीक्षण करने वो खुद पहुंचे थे मौके पे, चूंकि जो है राष्ट्रपति ने इसका जो है उद्घाटन, उसका शिलान्यास किया था। ऐसे में वहां पे योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो पहले सब चीजों का निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद नक्शा भी देखा, और जो मटेरियल था उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पे समीक्षा बैठक भी की, और जिसमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ डीएम और कमिश्नर और तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद थे। और साथ ही उस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया और नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर में अगर जो है वो सारी स्थितियां सामान्य नहीं होती है और पूरी तरीके से काम सही से नहीं होता है, तो संबंधित विभाग के विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगा, और इसमें कोई बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी होगा। तो इसको लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिया है कि 1.5 से 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस दौरान सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, वरना कार्रवाई के लिए सभी तैयार रहेंगे। सुशील, किस तरह की खामियां पाई गई थी जो अल्टीमेटम देना पड़ा अधिकारियों को? देखिए, तमाम तरह की कमियां थी, जैसे मिट्टी में सही तरह से मिट्टी न पड़ना, और तमाम तरह की घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल करना, इस तरह की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर के अधिकारी ने भी निरीक्षण किया था, उसने भी आवश्यक निर्देश दिया था और सख्त नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन यही शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची थी। तो इसको लेकर के जब योगी आदित्यनाथ वहां जो है निरीक्षण करने पहुंचे, तो उसके बाद जो है सारी चीजों का निरीक्षण करने के बाद जब समीक्षा बैठक उन्होंने किया था, तो शिकायत के आधार पर जो है उन्होंने सख्त निर्देश दिया है, और नाराजगी जाहिर करते हुए सभी का जो है सभी का दायित्व जो है तय कर दिया है। और यहां तक कि जिलाधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, जो भी इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी वीआईपी बूथ पर मतदान करेंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने जाएंगे, वीआईपी बूथ पर वो मतदान करेंगे। तो वीआईपी बूथ पर इंडिया न्यूज पहुंचा, और 27 सीटों पर कल एमएलसी का चुनाव होना है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।
पर एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। बात गोरखपुर महाराजगंज की करें तो यहां भी तैयारी जोरों पर है और वीआईपी बूथ बनाए गए हैं। आप देखेंगे इस समय हम नगर निगम में मौजूद हैं, चूंकि योगी आदित्यनाथ यहां पे वोट करने आएंगे और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही है। और टोटल अगर हम आपको बता दें तो गोरखपुर में 21 बूथ बनाए गए हैं और वहीं महाराजगंज में 12, यानी 8 बजे से 4 बजे तक ये जो मतदान होगा उसको लेकर के तैयारी पूरी की गई है। और 5454 के आसपास मतदाता है। टोटल 35 बूथ बनाए गए हैं और इसको लेकर के बाकायदे आप देखेंगे कि इस जगह पर योगी आदित्यनाथ यहां पे अपने मत का प्रयोग करने आएंगे। इसको लेकर के द्वितीय मतदाता अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी और एजेंट अभिकर्ता के साथ पीठासीन अधिकारी के भी कुर्सी यहां पे बनाए गए हैं, उनके भी टेबल लगाए गए हैं। साथ ही इस पूरे जो है मतदान को लेकर के सीसीटीवी कैमरे को क्या इजाद कर दिया गया, यानी सीसीटीवी कैमरे के जद में ये जो पूरा मतदान होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ यहां पे आएंगे। चूंकि इसलिए भी हॉट सीट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरे यहां गोरखपुर से सदर विधायक हैं। ऐसे में वो जब मतदान करने आएंगे तो उसको लेकर तैयारी मुकम्मल हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और कल सुबह 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पे आकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो झांसी में बीएससी द्वितीय वर्ष का पेपर लीक करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपियों में 26 छात्र हैं और 6 लोग एक कॉलेज के कर्मचारी हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। साथ ही अभी आगे भी छानबीन की जा रही है। दरअसल 6 अप्रैल को झांसी में बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासन के नवाबाद थाने में इसकी शिकायत कराते हुए मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। में उनके उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा नकल की जा रही थी। वो पर्ची भी बरामद हुई, लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसमें तथ्य विशेष रूप से निकला कि ये पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला नहीं है। तत्काल इसमें बता दूं कि अभी 2 टाइप का एग्जाम चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड एग्जाम चल रहा है और एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम चल रहा है। तो जिस पेपर लीक की बात हो रही है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम की बात हो रही है, जिसका ओवरऑल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं कुलपति जी के। तो झांसी से मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव रुख करेंगे मनीष का। मनीष, देखिए 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, 6 तारीख का ये पूरा मामला है। 6 तारीख का भौतिक विज्ञान का बीएससी द्वितीय वर्ष का ये एग्जाम था, जिसमें सुबह की पाली में ये एग्जाम होना था और उसी के बीच में इसके पहले ये पेपर जो है आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। और एग्जाम जैसे ही जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनको पता चलता है कि जिस तरीके से पर्ची एक बनी बनाई एक छात्र के पास मिली, उसके बाद पूरा मामला जांच के दायरे में आया और पूरा मामला खुला। तो छात्रों जो संबंधित छात्र थे उन्होंने पूरा मामला खोला और बताया किस तरीके से इसमें जो स्टाफिए जो था, खासतौर पर जो एक स्कूल कॉलेज का नाम आया जा रहा है, श्री राम कॉलेज है, उसका नाम आ रहा है। उस कॉलेज के स्टाफ ने 6 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज भी हो गया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन 6 लोगों ने ये पूरा जो पेपर लीक का षड्यंत्र रचा। उसके बाद इन पेपर को बेचने की भी प्लानिंग, एक जो स्टाफ है, स्टाफ की भतीजी है, उस भतीजी को उसने पेपर दिया, उसको बेचा भी गया। और लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द उसी दिन कुछ ही घंटों में ये पूरा मामला खुल गया और पेपर को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और पोस्टपोन कर दिया गया। और आगे की जो है कार्रवाई 32 लोगों को इसमें पूरा गिरफ्तार किया गया। 6 जो है स्टाफ के लोग हैं और 26 जो है जो यूनिवर्सिटी के और कॉलेजों के जो छात्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जी मनीष, ये जो बीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें ये 26 छात्र गिरफ्तार हुए हैं और 6 बाकी कर्मचारी हैं। ये किसी एक ही कॉलेज से संबंधित है और ये जो पेपर लीक हुआ था किसी एक कॉलेज का था, ये पूरी यूनिवर्सिटी का ही पेपर था? जी बिल्कुल, ये पूरी यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के संबंधित जितने कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में ये जो पेपर था बीएससी द्वितीय वर्ष का, वो पेपर होना था। और यूनिवर्सिटी से ही ये पेपर जाते हैं, कॉलेजों में रखे जाते हैं। उसी समय जो कॉलेज का जो स्टाफ है, एक श्रीराम कॉलेज जो है जिसका नाम आया है, उसी के ये सारे के सारे 6 लोग जो हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जिनको जेल भेजा गया है। और
इन्हीं 6 लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की। उसके बाद इस पेपर को कुछ चंद घंटे पहले इस पेपर की एक फोटो खींचकर इसको वायरल किया, अपनी भतीजे को दिया। भतीजे ने सारे जो स्टूडेंट हैं उनको उस चीज को वायरल किया और कई जगह बेचा भी गया है। तो इसके बाद जैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड को पता चला कॉलेज में जिस तरीके से नकल की जो पर्ची मिली और उसका सॉल्व जो मिला है, तो सेम टू सेम जो पेपर था वही सॉल्व पेपर उस पर्ची जो है मिली छात्र के पास। तो इससे पूरा मामला पकड़ में आया। उसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन करके और मुकदमा दर्ज करके 26 जो छात्र हैं उनको गिरफ्तार किया और 6 जो स्टाफ के हैं, श्री राम कॉलेज के स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में 25 साल के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यहां 1997 में जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल साल 1997 में रोजा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों और आसपास के लोगों ने शाम को 2 दुकानों से आटा खरीदा था। जहरीले आटे को बनाकर खाने के बाद सभी के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद एक एक करके 14 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था। लंबी बहस और गवाहों के बयानों के बाद 25 साल के बाद अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार सत्यनारायण अग्रवाल और राकेश कुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें 14 लोग मर गए थे जहरीले आटे की वजह से और तकरीबन 25 लोग उसमें जो है अति गंभीर रूप से इसमें बीमार हो गए थे, जिन्हें 1 हफ्ते बाद लगभग 10 दिन बाद होश आया था। और जिसमें कई बच्चे भी मरे थे। इसमें एक घर में तो दो बच्चे थे, 2 बच्चे भी मर गए थे। इसमें 3 बच्चों में 2 बच्चे मर गए थे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ शशांक शुक्ला जुड़ी हुई है। सीधे रुख करेंगे शशांक शुक्ला का। देखिए शशांक, पूरे 25 साल बाद यहाँ पर फैसला आया है और आरोपियों को आखिरकार सजा मिली और उन लोगों को न्याय मिला है जिनकी मौत इस हादसे में हो गई। सबसे बड़ी बात ये, देखिए भले ही वक्त लंबा रहा लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये भी है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं न्याय मिला है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग गया। बाद आज 2022 में इनको न्याय मिला है, तो एक बहुत लंबा समय लग गया। 25 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपर सेशन कोर्ट ने फैसला लिया है, जिस तरीके से आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 60-60 हजार रुपए का जुर्माना डाला, ये भी एक बड़ा फैसला है कि लगातार जितनी लंबी बहस चली है, कई गवाह लाए गए, कई डॉक्टरों की गवाही हुई, वकीलों ने भी लगातार जिरा की, उसके बाद जाके आज जो दोषी थे उनको सजा मिल पाई है। बिल्कुल शशांक, इस पूरे मामले में कितने दोषी हैं जिनको सजा मिली है? जी बिल्कुल, इस मामले में 2 दुकानदार थे। ये रौजा थाना क्षेत्र की घटना थी। जो भट्टे पे काम करने वाले मजदूर थे, वो शाम को जब आटा खरीद के लाए, क्योंकि जो लेबर क्लास होती है वो स्टोरेज नहीं कर पाती है, वो खरीद के लाती है, डेली का डेली कमाती है और डेली खाती है। तो वो 2 दुकानदार थे, एक सत्यनारायण अग्रवाल, दूसरा राकेश कुमार। इन दोनों के यहाँ से आटा लाया गया। सबसे पहले मजदूर की तबीयत खराब हुई, उसके बाद लगातार उन दोनों मजदूरों के परिवारों के लोग भी बीमार होते गए। इसमें अगर बात की जाए लगभग गंभीर होने की, तो लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को 10 दिन के बाद स्वास्थ्य लाभ हो पाया है। बिल्कुल सुशांत, लेकिन देखिए क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने कहा और आपने भी ये बात कही, 25 साल का समय बहुत लंबा होता है और कहीं ना कहीं इस पर हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि गरीब घर के लोग आखिर कब तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इतने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग चले जाते हैं न्याय का इंतजार करते करते। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसे कि जो न्यायिक व्यवस्था है,
तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है कि अगर वो जो आज जज ने किया है, सेकंड जज जो सीजन जज ने किया, क्या वो पहले भी हो सकता था, आज से 10 साल पहले हो सकता था, 12 साल पहले हो सकता था, लेकिन 25 साल के बाद जो उनको न्याय मिला है गरीब परिवारों को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा था कि हमें कानून पे पूरा भरोसा है, कानून हमारे साथ है, और कानून व्यवस्था का एक भरोसा दोबारा से भी जीता जाता परिणाम शाहजहांपुर में देखने को मिल गया कि इतने लंबे समय की लड़ाई के बाद भी जीत सच की। चलिए ठीक शशांक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोंडा से, जहां पर आसाराम आश्रम में बच्ची का शव मिलने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत का राज नहीं खुला। बिसरा करेगा चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्ट का इंतजार है बिसरा को लेकर, और जहर भी हो सकता है लड़की की मौत का कारण। तो आपको बता दें कि आसाराम बाबू के आश्रम में जो लड़की का शव मिला था, उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें आसाराम आश्रम में खड़ी कार में एक लड़की का शव बरामद हुआ था, और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो यहाँ पर हत्या का कारण है, वो जो जिससे बच्ची की मौत हुई है, उसका खुलासा नहीं हो सका है। और ऐसे में अब बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है कि जब बिसरा रिपोर्ट सामने आएगी तभी शायद ये साफ हो कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई। गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक। तो अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं संवाददाता। अभिषेक, देखिए जो ये रिपोर्ट आई है बच्ची की पोस्टमार्टम, उसमें तो ये साफ नहीं हो पाया है कि बच्ची की मौत कैसे हुई है। बिसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बता दूं कि आज पुलिस की देखरेख में इस पूरे प्रकरण में जो है बच्ची का जो शव था उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके परिजनों के मौजूदगी में हुआ, और पोस्टमार्टम का जो है वो रिपोर्ट तो कल आज सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम हो चुका है और इसमें अलग अलग एंगल से जो है पोस्टमार्टम के तहत भी जो है लड़की के शव को जो है जो एक डॉक्टर, ऐसी भी महिला डॉक्टर को बुलाया गया कि कहीं किसी दुष्कर्म की घटना के वारदात से लेकर के उस एंगल से भी उसका एक डॉक्टर ने जो है पोस्टमार्टम किया, और बाकी अन्य जो शरीर पर क्या कोई चोट के निशान थे उसके लिए भी पोस्टमार्टम के तहत सारी चीजें की गई, बारीकी से की गई। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो पुलिस में जो एसपी हैं संतोष कुमार मिश्र, उनके साफ तौर पे अभी जो बयान आया उसमें ये है कि उन्होंने एक तरफ असॉल्ट की बात वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये है कि जो है इसमें मौत से पहले कोई इंजरी ना होने की बात उसमें वो कह रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है पेच फंसा हुआ है, इसको लेकर के विसरा जो है प्रिजर्व कर रखा गया है कि उससे जो है कि कहीं आगे जो है मौत के मामले में जो है, क्योंकि ये भी आशंका जताई कि बच्ची जो है किसी बीमारी से भी ग्रसित चल रही थी, ऐसी बात जो है आसपास के लोगों से भी जानने को मिला है। तो पुलिस सारी घटनाक्रम के पीछे जो है बारीकी से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने तक और विसरा रिपोर्ट को भी जांच रही है, और साथ ही तमाम एंगलों को जोड़ करके इसकी पोस्टमार्टम के साथ साथ जोड़ रही है, कड़ियों को जोड़ रही है, क्योंकि मौत के पीछे जहर का भी कारण हो सकता है। ऐसी तमाम संभावनाएं हैं जो जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक जो बच्ची की मौत है वो पहली बनी हुई है, लेकिन जल्द खुलासा हो जाएगा इस प्रकरण का। ये जो है आश्वासन जो है, भरोसा जो है, बिसरा रिपोर्ट कब तक आएगी? बिसरा को लेकर जांच को लेकर क्या जानकारी? विसरा रिपोर्ट जो है वो कल 2 दिनों के भीतर ही आने की संभावना जताई जा रही है, और लेकिन पुलिस जो है जो पूछताछ कर रही है, जिन लोगों को हिरासत में लिया है गया है, अगर उनकी तरफ से पुलिस जो है आप जिस एंगल पर काम कर रही है, क्योंकि जो गाड़ी है वो परिसर के अंदर मिला है और चाबी उस गाड़ी की जो है आश्रम के ही कमरे में हुआ करती थी, तो ऐसे में ये संदेह जताया जा रहा है कि कोई यहाँ आने जाने वाला व्यक्ति उस चाबी का इस्तेमाल करके शव को यहाँ लाकर रख सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में हत्या की गुत्थी तो है ही है, बस ये है कि पुलिस के हाथ उस गुनाह के जो है पहचानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है।
चलिए ठीक, अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि अमेठी से ये बड़ी खबर है और कल स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी अमेठी के। तो स्मृति ईरानी का एक दिवसीय दौरा अमेठी का, कल अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 8:10 पर लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। बीएलपी प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को वोट करेंगी और विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी स्मृति ईरानी। तो बता दें कि कल चुनाव होना है, एमएलसी चुनाव, और 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और कल स्मृति ईरानी भी वोट करेंगी। और स्मृति ईरानी का एक दिवसीय दौरा है अमेठी का, इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। तो अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। 8:10 पर लखनऊ के अमूसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद कार से 11:20 पर गौरीगंज पहुंचेंगी। विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को वोट भी करेंगी स्मृति ईरानी। तो एक दिवसीय दौरा रहेगा अमेठी का स्मृति ईरानी का। इसके साथ ही क्योंकि एमएलसी चुनाव है और ऐसे में शैलेंद्र सिंह को वोट भी डालेंगी। आगे बढ़ेंगे। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण और अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन पर किया जा रहा है और सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किया जाएगा। किसी भी स्थिति में इसका गलत प्रयोग ना किया जाए। जितने भी अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया जा चुका है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, बुलडोजर को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि सिर्फ अवैध निर्माण पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा। से निर्देश है कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे अमेठी से खबर, जहां पर घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है। 10,000 रुपए की घूस लेते कैमरे में कैद हुआ लेखपाल देवी प्रसाद मिश्रा ने विरासत के लिए रुपए लिए थे और जिला अधिकारी राकेश मिश्रा ने इसको लेकर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो 10,000 रुपए की घूस लेते हुए कैमरे में कैद हुआ लेखपाल देवी प्रसाद मिश्रा ने विरासत के लिए रुपए लिए और 10,000 रुपए की घूस लेते हुए ये कैमरे में लेखपाल कैद हुआ। तो जिलाधिकारी राकेश मिश्रा ने इस वीडियो को लेकर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये वही वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल साहब घूस लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।